Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. एज यू ऑल नो मैंने कॉमर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी और उससे पहले हम इंग्लिश लिटरेचर कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई है कि आंसर कैसे लिखें प्रॉपरली, समरी कैसे लिखें इंग्लिश लिटरेचर की। सो उस रिक्वेस्ट पे मैं बीच में ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद हम दोबारा से कॉमर्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे कॉमर्स, लेकिन बीच में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि हमने कॉमर्स वहीं पे स्टॉप कर दिया है। तो आज हम ये देखेंगे कि इंग्लिश के आंसर जो है प्रॉपरली कैसे लिखने चाहिए एंड उसका फॉर्मेट होता है क्या क्वेश्चन पेपर का। आई नो सबको ज़्यादातर पता है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है इंग्लिश के पेपर का एंड हमको प्रॉपर आंसर कैसे लिखने चाहिए। अब देखिए, मैं हर स्टोरी का नहीं बता पाऊँगी बिकॉज ऑफ लेस टाइम। मैं सबके आंसर्स नहीं बता पाऊँगी क्योंकि हमें आंसर को खुद बना के लिखना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज अगर किसी का आप लिखते हैं कि उसने ऐसे लिखा तो अपनी थिंकिंग नहीं आती है, उसमें आपने स्टोरी मैंने अब सारी स्टोरीज़ पोएम सबकी वीडियोस बना रखी है, तो आप उनको वॉच करिए एंड जो आपको समझ आ रहा है उसको लिखिए। अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब घर पे हैं, तो आप एक एक स्टोरी को लीजिए, उसकी समरी लिखिए खुद कि आपको क्या समझ आया। एंड मेन थिंग ये है कि मैंने हर वीडियो में कोटेशंस बताए हैं कि इसके ये मेन कोटेशंस हैं, तो आपको वही कोटेशंस लिखने जो रेलेवेंट है मैंने बता रखे हैं। प्लीज़ उन वीडियोस को वॉच करिए। तो आज मैं आपको एक सैम्पल आंसर दूंगी कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर समरी कैसे लिखते हैं, उसमें आपका सब कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू राइट इंग्लिश आंसर्स प्रॉपरली। ISC क्लास 12th और 11th सेम है दोनों का, ठीक है। पहले फॉर्मेट देखते हैं। 3 बुक्स हैं आपकी, टेम्पेस्ट या फिर कैंडिडा, इन दोनों में से एक है, ठीक है। सेकंड हमारी इकोस एंड थर्ड है हमारी रेवरी। सबका सेम ही होता है, या तो आपसे 8, 6, 6 ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है, 8, 6 या 6, या फिर एक टोटल पूछा जाता है 20 मार्क्स का। आपको इनमें से एक चूज़ करना है जो आपको आता है। या तो अगर आपको ये सही लग रहा है कि 866 वाला आता है या फिर 20, लोग क्या करते हैं जो 866 वाला है इसमें 8 मार्क्स में भी 3 पेज भर रहे हैं, 2 पेज भर रहे हैं 6 में भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जो आपसे पूछा है। और 20 भी ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, लंबा लिखना पड़ता है। तो इन माई स्कूल डेज आई ऑलवेज प्रेफर 20 मार्क्स क्वेश्चन वाला। मैं हमेशा 20 मार्क्स वाला ही करती थी, क्योंकि एक बार जब आपके दिमाग में कुछ चीज़ आती रहती है ना, आप लिखते रहते हो उसे, ठीक है। और 6 वाले में क्या होता है, आपको बार बार रुकना पड़ता है। जो 8 मार्क्स में पूछा आपने वो लिख दिया, 6 में भी थोड़ा सा फर्स्ट वाले का ही पूछा होगा तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज प्रेफर दिस ऐसे टाइप क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। तो हमारा ये देख लेते हैं क्या होता है। एक सेक्शन ए होता है क्वेश्चन नंबर 1, 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिए होते हैं, पैसेज दे रखे होते हैं। टेम्पेस्ट का होता है, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। इनमें 3 पैसेज दे रखे होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 पैसेज को चूज़ करना पड़ता है। दोनों 10-10 मार्क्स के होते हैं। जैसे हम 9 और 10th में पढ़ते थे, हमें एक्सट्रैक्ट दे रखे होते थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता था। वही होता है इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के मीनिंग किसी चीज़ का, या फिर फॉर एग्जांपल हु इज़ मिरांडा, रिलेटेड टू दैट एक्सट्रैक्ट ओनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो इसमें आपको कोई भी 2 पैसे चूज़ करने पड़ते हैं 10-10 मार्क्स के, ठीक है, 3 में से 2। नाउ सेक्शन बी में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन चूज़ करने होते हैं। 3 बुक हैं, टेम्पेस्ट, इकोस एंड रेवरी। इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन तो कंपलसरी ही चूज़ करना है, एक टेम्पेस्ट का, एक रेवरी का एंड एक इकोस का। और एक जो बचा है वो आपका कोई भी, आपकी चॉइस है, वो कोई भी आप अपने मन से चूज़ कर सकते हैं। टोटल हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 4। तो कितने मार्क्स हो गए, 20 20 20 + 20 कितने हो गए आपके, 80 मार्क्स। और 20
50 मार्क्स इसमें वो हो गए जो हमको कंपलसरी वाला करना था सेक्शन ए में। सो टोटल इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। आई होप दिस क्लियर। ये होता है हमारा पैटर्न, ठीक है। अब मेन बात आती है कि कैसे हमें समरी को लिखना है। तो देयर आर सम पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 1 इज़ अपने आंसर को ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, ज़्यादा लंबा मत बनाइए, क्योंकि टीचर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका इतना लंबा आंसर पढ़े, और हो सकता है कि लंबा करने की वजह से आप कई मिस्टेक्स भी कर दो और उल्टा आपके मार्क्स कट जाएं। तो जो पूछा है वो ही लिखिए, ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए आंसर्स को, ओनली वैलिड पॉइंट्स ही लिखिए। नंबर 2 है क्रिएट योर ओन आंसर, अपनी थिंकिंग, ठीक है। जो आपको समझ आ रहा है आप वो लिखिए, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखिए, अपने आंसर को खुद क्रिएट कीजिए। अभी सबके पास टाइम है, घर में प्रैक्टिस कीजिए। सबसे फर्स्ट स्टोरी है सेल्वेटर, उससे उसकी समरी लिखिए। आप क्वेश्चन को छोड़ो, जो भी आए क्वेश्चन, आपको मेन लिखना है समरी। आपको पता होनी चाहिए स्टोरी का ऑथर, ठीक है, एंड हमारी थीम क्या है, मैसेज क्या मिला हमें उस स्टोरी से, थीम क्या है, मैसेज क्या है, वो पता होना चाहिए। जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती थी पहले, कोटेशंस, मैसेज, थीम सब बता रखा है, आप वो सब वॉच कीजिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि हमको मेन लिखना क्या है, मैसेज क्या है हर स्टोरी का, और हमें पढ़ के भी पता लग जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम ऑथर के बारे में कैसे याद रखें। ऑथर्स के बारे में यही है, जो हम उनकी पोएम या स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, उनमें जो हमको दिख रहा है वो भी रियल लाइफ में ऐसे ही थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं उनका गोरिल्ला इन द कैस्ट्रो। उनके ऑथर जो हैं गेराल्ड डोरेल, उसमें दिखा रखा है कि वो एक ज़ू कीपर हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी वो एक नेचुरलिस्ट ही थे एंड कंजर्वेटिव थे। जूलॉजिकल पार्क जैसे दिखा रखा है उनकी स्टोरी में, जूलॉजिकल पार्क है उनका, तो रियल में भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं है इनके बारे में याद करना, इजी है। अगर हम सोचें तो हम कर सकते हैं, और ये भी इतना इजी ही है, हम कर लेंगे सारे ऑथर्स के बारे में। अब जो मैंने स्टोरीज पोएम बनाई थी उसमें अगर आप पढ़ो तो सब कुछ है डिटेल्ड में, ठीक है। सबसे पहले मैंने उसमें ऑथर के बारे में बताया या फिर पोएट के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने समरी बताई है, बीच बीच में कोटेशन बताए हैं जहाँ नेसेसरी है, लास्ट में मैंने मैसेज बताया है, थीम्स बताई हैं। तो ऑल इन वन है वो वीडियो, सब कुछ है उनमें, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। एंड नंबर 3 है आपका राइट नेसेसरी कोटेशंस लिखो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स। फर्स्ट है नेवर स्ट्रेच आंसर टू लॉन्ग, राइट ओनली वैलिड पॉइंट्स। नंबर 2 क्रिएट योर ओन आंसर्स। नंबर 3 राइट नेसेसरी कोटेशंस। तो ज़्यादा नहीं लिखना होता है ऑथर के बारे में भी, 1 या 2 लाइन, और वो भी इतना ईजी मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है। नाउ अभी एक एग्जांपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको पढ़ के आप सब समझ जाएंगे कि कैसे लिखना होता है प्रॉपरली आंसर। सो ये है डेसिडेराटा का। एनालाइज द पोएम डेसिडेराटा एज अ गाइड टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। एनालाइज कीजिए पोएम को, डेसिडेराटा को, एज अ गाइड की वो हमें मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए कैसे गाइड करती है। तो इसका आंसर देखते हैं। डेसिडेराटा बाय मैक्स एहरमान। इनके नाम याद करने बहुत ईजी हैं, जल्दी हो जाएंगे, इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स दैट गिव्स अस गुड काउंसिल टू लिव लाइफ मीनिंगफुली। जो हमें गुड काउंसिल देती है, ये पोएम बहुत पॉपुलर है, जो हमें गुड काउंसिल देती है टू लिव लाइफ मीनिंगफुली। थोड़ा सा पहले पोएम के बारे में लिखो शॉर्ट में कि क्या है उस पोएम के अंदर, ठीक है, और किसने लिखी है। ईच लाइन ऑफ इट इज़ अ मैसेज फॉर अस। उसकी हर लाइन हमारे लिए एक मैसेज है। मैक्स एहरमान के बारे में अब लिखेंगे थोड़ा सा। पहले हमने पोएम के बारे में लिख दिया कि ये क्या है उसके अंदर। And now about author. Max Ehrmann was an attorney by profession and worked in his brother's manufacturing concern. अपने भाई के मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम करते थे, लेकिन अपना कुछ समय रात को ज़रूर राइटिंग के लिए निकालते थे, थोड़ा समय राइटिंग में ज़रूर इन्वेस्ट करते थे। But devoted some hours to writing every night. Then he left the job. फिर उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी ताकि वो अपना सारा समय राइटिंग में लगाएं एंड राइटिंग को ही अपना होल टाइम करियर बना लें। Then he left the job to take up
writing as a whole-time career. Most of his work are spiritual in nature. A group of friends and the congenial environment, जो उनका फ्रेंड्स का ग्रुप था एंड कंजीनियल इन्वायरमेंट था इन विच ही लिव, जिसमें वो रहते थे, वर द मेन मोटिवेटिंग फोर्स, वो मेन मोटिवेटिंग फोर्स थे उनके, जैसा मैंने बताया, बिहाइंड हिज वर्क, उनके वर्क के पीछे, वहीं से उनको मोटिवेशनल सोर्स मिलती थी. द पोएम ओपन्स ऑन द एडमिशन दैट आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नॉइज़. अब शुरू से क्या है उस पोएम में वो लिखना है. पोएम स्टार्ट होती है इस एडमिशन से कि यस ये वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइस है एंड इंटरप्शन, बहुत नॉइस है, यहाँ इंटरप्शन है. इवन देन, तभी भी हमको काम रहना चाहिए. इवन देन वी शुड रिमेन काम. वी नीड टू हैव माइंडसेट ऑफ पीस विच इज़ पॉसिबल बाय बीइंग साइलेंट, जो सिर्फ पॉसिबल है चुप रह के, साइलेंट रह के. दिस इज़ नॉट द आउटर साइलेंस, आउटर साइलेंस नहीं बट इनर साइलेंस, बट द इनर साइलेंस विच इज़ नॉट ईजी टू अचीव, जो बहुत ईजिली अचीव नहीं होती. द पोएट देन इंजॉयज अपॉन अस टू बी रिस्पेक्टेटिव टू ऑल काइंड ऑफ पर्सन, हमें हर पर्सन के लिए रिस्पेक्टेटिव होना चाहिए. वी शुड कीप अवे फ्रॉम फॉल माउथेड अग्रेसिव पीपल्स, जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए. इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करेंगे, वी विल कीप आवर इनर पीस इंट्रैक्ट, तो हम अपनी इनर पीस को इंट्रैक्ट कर पाएंगे. द पोएट साउंड एडवाइस, जो उनकी साउंड एडवाइस है टू अस, हमारे लिए, इज़ नॉट टू कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर, हमें खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बंदे भी होते हैं जो हमसे ज़्यादा हैं और ऐसे भी होते हैं जो हमसे कम हैं. ठीक है. इफ़ वी कंपेयर आवर सेल्फ विद पर्सनस हु आर इन्फीरियर, हम अपने आप को कंपेयर करेंगे जो हमसे इन्फीरियर हैं, तो वी विल बिकम वेन. एंड अगर हम अपने आप को उनसे कंपेयर करेंगे जो हमसे सुपीरियर हैं, देन वी लाइकली टू फील डिस्करेज, हम डिस्करेज फील करेंगे एंड डिसइल्यूशन्ड विद आवर अचीवमेंट. तो आपको अभी तक जो मिला है उसमें खुश रहो, अपने प्लान्स को, ठीक है, तो अपने प्लान से सेटिस्फाइड रहो, अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाइड रहो एंड अपने अचीवमेंट को इंजॉय करो. ठीक है. वी शुड इन फैक्ट बी सेटिस्फाइड विद आवर अचीवमेंट एंड प्लान्स, वी शुड इंजॉय दैम. One of the most practical suggestion given by the poet is to be cautious in handling our business affair. And there are many triggers in the world. हमें अपने business को लेके conscious होना चाहिए because there are many triggers in the world. जो stanzas थे एक एक को जो है यहाँ पे अपनी language में समझाया है और कुछ नहीं है. अभी quotation आ गई इसमें जो हमने समझाया इसके बारे में कि अपने बिजनेस को लेके कॉशियस होना चाहिए बिकॉज देयर आर मैनी ट्रिगर्स इन द वर्ल्ड. तो उसकी एक लाइन लिख दी पोएम में से, एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर्स फॉर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रिकरी. बट द पोएट वॉर्न अस, लेकिन पोएट हमें वॉर्न करते हैं अगेंस्ट बिकमिंग ओवर कॉशियस एंड सस्पिशियस. हमें ओवर कॉशियस भी नहीं होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए. हर चीज़ की एक लिमिट होती है. एंड सस्पिशियस फॉर देयर आर मैनी पीपल, बिकॉज यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं हु आर वर्चुअस. मोस्ट ऑफ अस फॉल अ प्रे टू साइनिसिज्म. वी शुड बिलीव इन वर्च्यू, हमें वर्च्यू पे बिलीव करना चाहिए, हाई आइडियल्स एंड हीरोइज्म. वी शुड नॉट हार्बर बेसलेस फियर्स, फॉर मैनी फियर्स आर बॉर्न ऑफ फैटिग एंड लोनलीनेस. सो द पोएट सेज, एक और कोटेशन आ गई है यहाँ पे, बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विद योर सेल्फ. द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम एक्सॉर्ट टू हैव फेथ इन, जो लास्ट लाइन्स हैं वो एक्सॉर्ट करती हैं टू हैव फेथ इन गॉड एंड बी एट पीस विद हिम. एंड उनकी जो क्रिएशंस हैं उनके साथ भी बी एट पीस. ओके, बी एट पीस विद गॉड एंड हिज क्रिएशंस एंड एट पीस विद हिम. द माइंडसेट ऑफ पीस इज नेसेसरी इन द मिडस्ट ऑफ much disturbance and confusion in life. We need to remain at peace with God as well as with our own selves. Despite of love of negativity in it, the world is still a beautiful place to live. So we need to cheerful and strive to remain happy. हमें खुश रहना चाहिए and लड़ना चाहिए, strive करना चाहिए happy रहने के लिए. हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए because this world is very beautiful. इन शॉर्ट, अब उसके बारे में शॉर्ट में आपको क्या समझ आया. इन शॉर्ट द पोएम इंस्पायरस, पोएम ये जो है हमें इंस्पायर करती है टू लेड अ काम एंड चेयरफुल लाइफ. इट वॉन्ट अस टू डेवलप अ माइंडसेट ऑफ पीस, हमें अपना माइंडसेट बनाना चाहिए पीसफुल रहने का अमिड ऑल ट्रायल्स एंड ट्रबल्स. इट इज़ डिडैक्टिक नो डाउट बट इट इज़ मीनिंगफुल.
सो दिस इज़ ऑल पोएम डेसिडेराटा। हमने उसको समरी में लिखा, बीच में कोटेशंस डाले, ऑथर के बारे में लिखा, शॉर्ट में क्या है वो पोएम उसको लिखा कि शॉर्ट में ये बताना चाह रहे हैं पोएट। बीच बीच में हमने कोटेशंस लिख दिया और मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया क्या होता है एंड आपको क्या क्या पॉइंट्स नोट करके आंसर को लिखना चाहिए एंड एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। फिर हम इसके बाद फिर से अपनी कॉमर्स की सीरीज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। अनदर 6 चैप्टर लेफ्ट, सो वी विल कंटिन्यू इट। आफ्टर दैट हम हिंदी का मे भी शुरू करें, अगर इसके लिए रिक्वेस्ट आती हैं तो हम हिंदी का शुरू करेंगे, अदरवाइज़ हम किसी और सब्जेक्ट का शुरू करेंगे जिसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। मोटिवेशनल वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, ISC students and BCom students. Thank you so much for watching. Stay tuned.